हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बच्चों क्लास 9 में हम लोग सॉल्व कर रहे थे और क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 8.2 से पहले आपको जो कुछ सैंपल प्रॉब्लम दी हुई है उसको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे बच्चों न्यू आए हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कहां मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, वहां पे आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, ठीक है बच्चों, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सैंपल प्रॉब्लम 1 देखिए, जो कि 8.2 से पहले आपको दिया हुआ है, करेक्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो बच्चों इसमें बोला है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इफ इट्स डायगोनल्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ एंगल ABC। तो देखिए बच्चों, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABC जो कि एक पैरेललोग्राम है। ओके, नो प्रॉब्लम। कह रहा है इफ इट्स डायगोनल आर इक्वल, तो यहां पे जो आपको हिंट दिया हुआ है वो क्या है? इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि आपको जाना है पैरेललोग्राम में और चेक करना है कि कौन सा पैरेललोग्राम ऐसा होता है जिसका डायगोनल इक्वल होता है। करेक्ट, कौन सा पैरेललोग्राम ऐसा होता है जिसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक बार रिवीजन यहां पे करा देता हूं बच्चों, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के बारे में। करेक्ट, देखिए रेक्टेंगल में उसने क्या बोला था? रेक्टेंगल में उसने बोला था, जब आपने पढ़ाई करी थी एनसीईआरटी से, तो रेक्टेंगल में उसने बोला था भाई डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। सुनो बच्चों, रेक्टेंगल में क्या होता था? रेक्टेंगल, ये कोई रेक्टेंगल है आपके पास ABCD, तो रेक्टेंगल के डायगोनल देखिए क्या करते थे? बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। एंड आर इक्वल मतलब रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते थे, करेक्ट, और बाइसेक्ट करते थे। इक्वल होते थे और बाइसेक्ट करते थे, लेकिन बच्चों राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते थे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो ध्यान देना है, मतलब समझो, मतलब ये देखिए AC और BD का लेंथ आपस में इक्वल होगा, AC और BC का लेंथ आपस में इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब समझो, ये जो पॉइंट O है, ठीक, यहां पर AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि OC का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? OA के, और इसी तरीके से OB का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? OD के। लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा है रेक्टेंगल में कि डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि बच्चों ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल BOC, यहां पर देखिए एंगल BOC जो है आप 90 अभी नहीं कह सकते हो, करेक्ट, नॉट इक्वल्स टू 90। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज आपको मिल गई क्या? कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और उसने आपको क्या हिंट दिया है? कि डायगोनल्स आर इक्वल। करेक्ट, तो आपको वो वाला क्वाड्रिलेटरल सेलेक्ट करना है जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। करेक्ट, तो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है कि भाई एक ऑप्शन मेरे पास हो सकता है रेक्टेंगल का। ठीक, अब आ जाइए आप स्क्वायर में। करेक्ट, स्क्वायर से पहले रोम्बस में आ जाइए। रोम्बस में क्या पढ़ाता था? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सुन लो ध्यान से, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते थे। बात समझो, रोम्बस में क्या होता था? ऑल द साइड्स इक्वल होते थे, तो सबको पता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई PQRS, ये आपके पास कोई रोम्बस है, करेक्ट, तो इसमें बच्चों PR डायगोनल और QR, PQRS, ठीक है ना। सो यहां पर PR डायगोनल और QS डायगोनल ये बाइसेक्ट करते थे राइट एंगल पे ओनली, यानी कि ये 90 होता था यहां पर, करेक्ट, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, एंड OP इज इक्वल टू OR एंड OQ इज इक्वल टू OS, ऐसा होता था। बट यहां पर डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता था, अगर आपको याद हो। सो PR इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? QS। ओके, सो डायगोनल इक्वल नहीं होते थे यहां पर। ओके बच्चों, यानी कि रोम्बस तो यहां पर हो नहीं सकता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में जो हिंट दिया है वो क्या दिया है? इट्स डायगोनल्स आर इक्वल उसने बोल दिया, यानी कि आपको वही वाला सिलेक्ट करना है जिसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। तो डायगोनल या तो रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं और या तो स्क्वायर के। स्क्वायर की मैं आपको याद दिला देता हूं, स्क्वायर में क्या बोलता था? ये देखिए, ये इस तरीके से आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, लेट अस से ABCD नाम रख दिया इसका। ठीक, तो ABCD एक स्क्वायर है आपके पास, इसके डायगोनल जो होते थे बच्चों, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल। अगर आपको याद हो तो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल तो होते ही होते थे, साथ में राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करते थे, करेक्ट, यानी कि AC और BD का लेंथ इक्वल होता था। दिस AC इज इक्वल्स टू व्हाट? BD, और ये जो पॉइंट O होता था यहां पे ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करते थे, करेक्ट। ओके, तो यानी कि यहां पर डायगोनल हमारे इक्वल होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन स्क्वायर भी हो सकता है, करेक्ट। अब हमें देखना है, हमें सेलेक्ट कौन सा करना है, रेक्टेंगल या स्क्वायर। ओके, तो उसने जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पर सिलेक्ट करोगे। उसने केवल इतनी इंफॉर्मेशन दी है, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। क्या बोला उसने? इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, बस, आगे तो कुछ नहीं बोला।
ठीक है ना, मतलब डायगोनल इक्वल है, उसने ये नहीं बोला कि डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर केवल डायगोनल इक्वल दिया हुआ है तो ये आपका रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बाइसेक्ट ईच अदर तो यहां पे भी, बाइसेक्ट ईच अदर तो यहां पे भी। स्क्वायर में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में तो नहीं बोला ना कि स्क्वायर के डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने केवल किस पे फोकस किया, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल पे। ओके, तो डायगोनल किसके इक्वल होते हैं, जवाब है रेक्टेंगल के। ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल होता है। इसका मतलब ये जो ABCD है एज अ पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब ये ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहां पे बच्चों बना लीजिए इस तरीके से एक रेक्टेंगल, करेक्ट। सो ABCD, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, स्क्वायर मैंने क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि उसने ये थोड़ी ना बोला है कि डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी कि डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, केवल डायगोनल इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। रेक्टेंगल पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये वाली बात कहीं पर नहीं दी हुई, मतलब ऐसा नहीं होता है, और क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं दिया। तो ये स्टेटमेंट मैच कर रहा है किससे, एग्जैक्टली रेक्टेंगल। सब बच्चे बोलेंगे सर यहां पर ये नहीं लिखा है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अरे भाई आप ये सोचो ना कि उसने बोल दिया ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और कोई भी पैरेललोग्राम हो ये तो वेल नोन है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बात थोड़ी ना आपको बोलेगा कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात यहां पर मैटर करती है। अगर वो आपको बोल देता कि डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते तो ये स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाता, करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम तो है, ये एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है सो एंगल A भी 90, एंगल B भी 90, एंगल C भी 90, एंगल D भी 90 है, करेक्ट। अब इसने आपसे यही पूछा है, कह रहा देन द वैल्यू ऑफ एंगल ABC, जाके चेक करिए एंगल ABC, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। सो एंगल ABC कितना हो जाएगा आपको, 90 डिग्री, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो हमने आंसर क्या लिखा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विद रीजनिंग, रीजन भी आपको देना है। रीजन अगर आपने गलत दे दिया, बात सुनो बच्चों, कोई बच्चा ये कह रहा होगा सर मैं तो सोच लूंगा ABCD क्या है, स्क्वायर है। हाँ भाई, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, हमें भी पता है, यानी कि एंगल A 90, एंगल B 90, एंगल C 90, एंगल D 90। सर इस तरीके से एंगल ABC अभी भी 90 आ जाएगा तो मेरा आंसर तो सही हो जाएगा? नहीं, आपका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि आपको रीजन भी तो देना है कि भाई ABCD क्या है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, करेक्ट। एंगल ABC 90 स्क्वायर में भी होगा, एंगल ABC 90 रेक्टेंगल में भी होगा, लेकिन क्योंकि आपको रीजन भी देना है इसलिए आपको बिल्कुल करेक्ट रीजन यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, एज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, देयरफॉर एंगल ABC इज व्हाट, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम 2 देखिए, बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल एंड आई एम वेरी सॉरी, आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों अभी सैंपल प्रॉब्लम 1 में हमने देखा था, ठीक है, देखिए ये आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है, तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, करेक्ट, ये देखिए ये ABCD आपके पास एक रोम्बस है, तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट तो करते हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट O है इस पे AC और BD राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD एट पॉइंट O, यानी कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, यानी कि डायगोनल परपेंडिकुलर तो है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते, करेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा। तो रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, यानी कि AC का जो लेंथ होगा वो BD के इक्वल नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, उसने क्वेश्चन में आपको बोला है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल एंड का मतलब समझते हो आप मैथमेटिक्स में, एज वेल एज, मतलब वो ये कहना चाहता है कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के इक्वल भी है, एंड का मतलब एज वेल एज परपेंडिकुलर भी है। सुनो, इन दोनों, जब ये दोनों बातें ट्रू हो जाएंगी ना, कि डायगोनल इक्वल भी हो जाएगा परपेंडिकुलर भी, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। लेकिन इसमें से एक बात ट्रू है और एक बात फॉल्स है। कौन सी ट्रू है? ट्रू तो ये है कि हाँ भाई परपेंडिकुलर तो होते हैं, ये देखिए ये डायगोनल्स एक दूसरे के साथ पॉइंट O पे परपेंडिकुलर तो है, यानी कि 90 डिग्री तो बना रहे हैं, यानी कि राइट एंगल पे वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये बात तो ट्रू है, ठीक है ना। लेकिन ये वाली बात ट्रू नहीं है कि डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक। तो हमने लिखा आंसर में फॉल्स, रीजन क्या है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए हमने बताया भी आंसर में कि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर तो होते हैं,
बट नॉट इक्वल नहीं होते, बट नॉट इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, स्क्वायर में क्या होता है, मैं आपको रिवाइज करा दूं। स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर तो होते ही होते हैं, साथ में लेंथ में इक्वल भी होते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। सो अगर ए बी सी डी यहाँ पर एक स्क्वायर है इस तरीके से, तो ये जो डायगोनल है ए सी और ये जो डायगोनल है बी डी, ये लेंथ में इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, करेक्ट। यानी कि पॉइंट ओ पे ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पर ए सी का लेंथ बी डी के इक्वल हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्टूडेंट्स। और हाँ, अब रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट तो करते हैं। यानी कि ओ सी का लेंथ ओ ए के इक्वल होगा और ओ बी का लेंथ ओ डी के इक्वल होगा। यहाँ पर क्या होगा, ओ सी का लेंथ ओ बी के इक्वल होगा और सॉरी ओ सी का लेंथ ओ ए के इक्वल होगा और ओ बी का लेंथ ओ डी के इक्वल होगा। और ध्यान से सुनिए, ओ सी ओ ए ओ बी और ओ डी सब के सब आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब फुल डायगोनल्स इक्वल है, यानी कि AC अगर BD के इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। यहाँ पर ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी कि OA OC तो इक्वल होगा, बट OA OB के इक्वल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि समझ रहे ना भाई, AC की लेंथ अगर BD के इक्वल नहीं तो इनके हाफ भी इक्वल नहीं होंगे, यानी कि OA OB के इक्वल नहीं होगा, करेक्ट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। सैंपल प्रॉब्लम 3 देखिए, कह रहा 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, 3 एंगल्स, ओनली 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इज इट अ पैरेललोग्राम, व्हाई और व्हाई नॉट। तो देखिए आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, इस तरीके से कुछ भी रैंडमली एक क्वाड्रिलेटरल हम अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट, ABCD, इसके बच्चों 3 एंगल्स इक्वल है। तो ऑर्डर में इसके 3 एंगल्स ले लेते हैं क्लॉकवाइज, A को ले लें, B को ले लें, C को ले लें, करेक्ट। तो यहां पर देखिए बच्चों, एंगल A, एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है, करेक्ट। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ऐसा उसने बोल दिया। तो एग्जांपल भी हम यहां पर आपको दे सकते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करिए कि मान लीजिए कि आपके पास एंगल A जो है वो कितना है, 80 डिग्री है, करेक्ट। एंगल B भी आपके पास 80 डिग्री है और एंगल C भी आपके पास 80 डिग्री है, हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 80 प्लस 80 प्लस 80 कितना हो गया, 240। 3 एंगल्स को हमने ऐड कर दिया, 240 हो गया, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना बचेगा भाई, A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360। पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है, ये बात हमें पता है, और 3 एंगल्स इक्वल है। तो बस हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, इसको हमने 80, इसको 80, इसको 80 अज्यूम कर लिया, ठीक। तो तीनों का सम कितना हो गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 240। अब 240 को 360 से माइनस कर दो तो एंगल D पता चल जाएगा आपको, ठीक। यानी कि 360 माइनस 240 कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ टू 120, यानी कि ये हो गया 120। अब आप देख लो बच्चों, क्या ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो सुनो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर एंगल A तो C के इक्वल है, देख लीजिए एंगल A तो C के इक्वल आ रहा है 80, बट एंगल B एंगल D के इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि आपको ऑपोजिट एंगल के जो पेयर्स हैं दोनों ही इक्वल होने चाहिए, यानी कि A C के इक्वल होना चाहिए और B आपका D के इक्वल होना चाहिए। तो A तो C के इक्वल है, बट B इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, B कितना है 80 और D कितना है 120, ओके। सो B इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, D, B D के इक्वल नहीं है। इसलिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बच्चों अगर 3 एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पैरेललोग्राम हो, ओके, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहां पर ये बोलेंगे, देखो एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हो, है ना। एग्जांपल आप ऐसा भी ले सकते हो, ये क्वाड्रिलेटरल आपने ले लेना था इस तरीके से, ठीक। ये हो गया आपका 70, ये हो गया आपका 70 और ये हो गया आपका 70, करेक्ट स्टूडेंट। 70 कितना हो गया, 7 3 21, 210, और इसको 360 में से अगर आप माइनस कर देते तो यहाँ जाता 150। ये देखिए यहाँ पे आ गया कितना 150। तो ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल तो है, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है, ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो ये भी आपका पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, ओके। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, अब कुछ बच्चे पक्का बोलेंगे सर एक काम करो, आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से कर लीजिए, ABCD, सर इसको 90 ले लो, ठीक सर, इसको भी 90 ले लो, ठीक। कुछ बच्चों के दिमाग में पक्का आ रहा होगा, सर इसको भी 90 ले लो सर। अगर ऐसा आप करोगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 270, और 360 में से माइनस करो तो आंसर आएगा 90, ठीक है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 90। तो इस तरीके से ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। पैरेललोग्राम में भी या तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा और या तो ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, स्क्वायर का भी हर एक एंगल 90 होता है, ओके। आप सही कह रहे हो बच्चों, बट इसने जो स्टेटमेंट दी हुई है ये हमेशा के लिए आपसे पूछ रहा है
कह रहा है क्या हमेशा ऐसा होता है, क्या ऑलवेज ऐसा होता है? पढ़िए, कह रहा है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक, तो क्या वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है? तो जरूरी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको हमने क्या किया, काउंटर किया। इसलिए हमने इसको काउंटर किया एग्जाम्पल देकर, ठीक। ये वाला एग्जाम्पल दे दीजिए या ये वाला एग्जाम्पल दे दीजिए। हमेशा तो ये ट्रू नहीं होगा, ये तो बस एक ही स्पेशल कंडीशन में ट्रू होगा कि भाई 3 एंगल्स उसके इक्वल हो और 90 के इक्वल हो। करेक्ट, 90 90 90 हो तभी 4th एंगल भी 90 आएगा। तो अगर आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो। इसने पूछा ना वाई और वाई नॉट, तो पहले आप ये दोनों एग्जाम्पल इस तरीके से दे दो कि 3 एंगल हमने इक्वल अज्यूम करे, ठीक। तो 4th की वैल्यू निकाल के दिखा दो और बोल दो कि भाई इस तरीके से BD के इक्वल नहीं आया तो ये पैरेललोग्राम नहीं लगेगा। बट इन स्पेशल कंडीशन, अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि 3 एंगल्स 90 90 90 के इक्वल हैं, तो 4th एंगल भी 90 आ जाएगा, सही है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, तो उस टाइम ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। करेक्ट, बट जनरली आप इसका आंसर क्या दोगे, फॉल्स दोगे। क्यों? क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना कि 3 एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल के लिए वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाए। करेक्ट बच्चों, तो इसका आंसर जो आएगा वो फॉल्स ही आएगा। अगर ये बात आपको अपनी कॉपी में लिखनी हो तो आप साथ में मेंशन कर सकते हो स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल केस में क्या कि A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, एंगल A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 90। अगर आ जाए, अगर 90 ले लें तीनों एंगल को, तो दिस इंप्लाइज कि एंगल D भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये ABCD या तो क्या बनेगा, या तो ये स्क्वायर बन जाएगा और या तो क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल। और हमें पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो उस टाइम ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। स्पेशल केस लिख के ये वेरिफिकेशन भी आप दे देना। ओके, नोट कर लीजिए। सैंपल प्रॉब्लम 4 देखिए, कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। करेक्ट, तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है। हालांकि देखने में आपको पैरेललोग्राम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हो भी सकता है पैरेललोग्राम और नहीं भी हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। करेक्ट, सो ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ओके, तो ये डायगोनल देखिए AC और आपका डायगोनल BD, ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, सच दैट OA इज टू OC। बच्चों ध्यान दें, OA इज टू OC, यानी कि OA और OC का रेशियो गिवन है। ये देखिए OA इज टू OC इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो बच्चों ध्यान से, सुनो। कह रहा है कि इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम है? सुनो, ABCD अगर पैरेललोग्राम होगा तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करने चाहिए। भाई हमें पता है क्या कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब OA का लेंथ OC के इक्वल होना चाहिए। ये OA इज इक्वल्स टू OC होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि OA इज इक्वल्स टू OC होना चाहिए, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो O है ये AC का मिड पॉइंट होता है, यानी कि OA इज इक्वल्स टू OC होना चाहिए और OB इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, OD होना चाहिए। OB इज इक्वल्स टू OD होना चाहिए। करेक्ट, अब देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए इन्होंने आपको OA और OC का रेशियो दिया हुआ है। ओके, सुनो। OA इज इक्वल्स टू, अगर OC हो जाए, ठीक है बच्चों, अगर ऐसा हो जाए और हम दोनों का रेशियो लें, किसका, OA इस, भाई आपको पता ना OA OC का अगर इक्वल हो गया, OA OC के अगर इक्वल हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये बात आपको पता है। तो अगर ऐसा हो जाता तो OA और OC का रेशियो क्या आना चाहिए था, ये आप देखो, ठीक है ना। OA बाय OC क्या आना चाहिए था, इज इक्वल्स टू, OA को हमने ऐसे ही लिखा अपॉन में, OC की जगह आप क्या लिख सकते हो, OC किसके इक्वल है, OA के। सो OC की जगह आप OA लिख देते हैं ना, और OA से OA कैंसिल हो जाता, सो 1/1 आ जाता, यानी कि कितना आ जाता, 1:1 आ जाता। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर इन्होंने हमें क्वेश्चन में OA इज टू OC कितना दिया होता, 1:1 दिया होता। OA और OC का रेशियो अगर 1:1 दिया होता तो OA इज इक्वल टू OC आता कि नहीं आता। क्यों? देखो ना, OA इज इक्वल टू OC मानते हुए हम चले और हमने OA OC का रेशियो निकाल लिया। OC की जगह हमने क्या रखा, OA, क्योंकि OC को OA का इक्वल हमने माना है, इसलिए OC की जगह हमने OA रख दिया। तो OA और OC का रेशियो 1:1 आया, यानी कि OA और OC का रेशियो अगर 1:1 दिया होता तब तो ये पैरेललोग्राम होता, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम
नहीं है। अब इन्होंने देखो क्या दिया हुआ है आपको, OA और OC का रेशियो तो 3:2 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। इसको समझने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर कुछ भी करके OA = OC आ जाए तब तो इसका मतलब क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये पैरेललोग्राम है। सही है, ओके। तो आप देखो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या इससे OA = OC आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप चेक कर लो। आइए जरा चेक कराते हैं। देखिए OA = OC, यानी कि OA का रेशियो OC के साथ लिया तो कितना आया, 3:2, यानी कि 3/2। ओके, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है ये वाले OC को उधर भेज दो आप, ठीक है। अब जिनको नहीं पता है तो एक काम करिए, ये आपके पास एक इक्वेशन है, OA/OC = 3:2, क्वेश्चन में गिवन है OA/OC = 3:2। आप बोथ साइड OC से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, बोथ साइड OC से इसमें मल्टीप्लाई करो। किसी भी क्वांटिटी से अगर हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, देखिए OA/OC = 3/2। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी OC से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी OC से मल्टीप्लाई किया। सर इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा, देखो OC से OC यहां कट जाएगा और OA और OC में आपको रिलेशन पता चल जाएगा। तो यहां से देखो जरा, OA = कितना आ गया, 3/2 टाइम्स OC, 3/2 टाइम्स OC। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करो, OA = 3/2 कितना होता है बताओ, 1.5। भाई 3/2 कितना होता है, 1.5। 3 को 2 से डिवाइड करो, सो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 टाइम्स OC। यहाँ पे देखिए जरा, ये देखिए ये तो कुछ और आ गया। OA का जो लेंथ है वो OC के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स ज्यादा है। करेक्ट, OA की लेंथ OC के इक्वल नहीं है, ना 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 ना, OA OC का 1.5 टाइम्स है, यानी कि ये OA का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है और OC थोड़ा सा छोटा है। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कहानी बच्चों चल रही होगी। ये देखिए ये ऐसे, ये देखिए OA का लेंथ थोड़ा बड़ा है, OC क्या है, छोटा है। OA का लेंथ OC का 1.5 टाइम्स है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। देखो उसका शेप भी बिगड़ गया, ये पैरेललोग्राम नहीं है। AB DC के पैरेलल नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर में लिखना है भाई ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, रीजन है बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है क्या कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब OA = क्या होना चाहिए था, OC। लेकिन हेयर OA इज नॉट इक्वल्स टू OC, OA OC के इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम भी नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये सैंपल प्रॉब्लम हमारे फिनिश हो गए हैं। एक्सरसाइज 8.2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।